स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। और आज इस वीडियो में अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये अपना पहला वीडियो है। इस वीडियो में अपन जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट आते हैं। साथ में अपन जानेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब पोलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन कैसे होता है। और साथ में अपन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में भी यहाँ पे स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। और कुछ ही दिनों में इसका नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को भी जरूर दबाइए, जिससे कि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आप उसे देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले अपन इवेंट्स की बात कर लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सी इवेंट आते हैं। सबसे पहले इवेंट की अगर अपन बात करें तो उसको अपन बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन से पहले जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इस इवेंट्स में गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है गैमेट्स का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे दो टाइप के गैमेट्स होते हैं, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। तो उनको भी अपन दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं। अगर अपन मेल गैमेट की बात करें तो उसको अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन। और वहीं पे अगर अपन फीमेल की बात करते हैं तो इसको अपन बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फीमेल गैमेट्स का प्रोडक्शन। और इसके बाद आता है गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर। तो जैसा कि अपन जानते हैं प्लांट्स में जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल नहीं होते, तो उनके जो गैमेट्स का ट्रांसफ़र है वो भी एक अलग मेथड से होता है। तो उसको अपन एक टर्म देते हैं गैमेट ट्रांसफ़र। तो ये तो हो गया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के। फिर इसके बाद सेकेंड इवेंट आता है फर्टिलाइजेशन। ये जो फर्टिलाइजेशन इवेंट है ये ही मेन इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि यहीं पे जो गैमेट्स है उनका फ्यूजन होता है और उस फ्यूजन को अपन बोलते हैं सिनगेमी। अब इसके बाद जो तीसरा इवेंट आता है, थर्ड इवेंट, उसको अपन बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि सिनगेमी के बाद फर्टिलाइजेशन हो चुका है और फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट होते हैं उसको अपन बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जहाँ पे जायगोट का फॉर्मेशन होता है और जायगोट के फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब है जायगोट तो एक सिंगल सेल होती है और उस सिंगल सेल में डिवीजन के बाद वो एम्ब्रियो बनता है और उसी को अपन एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। और उसके बाद एक वो कंप्लीट एक नए प्लांट या फिर सीड का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये तो हो गए अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे इवेंट। तो इस वीडियो में अपन पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, क्योंकि अपन इस वीडियो को धीरे धीरे डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में अपन पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाता है। तो इसलिए इस वीडियो में अपन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझने से पहले अपन को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में समझना पड़ेगा। तो अगर अपन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करते हैं तो वो होता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को अपन प्लांट्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। एंड्रोशियम में क्या होता है, वूल ऑफ स्टेमन होते हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे के स्टेमन्स का यहाँ पे ग्रुप होता है और स्टेमन में ही एंथर होता है और एंथर में ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। तो अगर अपन को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ना है और समझना है तो अपन को पहले स्टेमन की स्ट्रक्चर के बारे में समझना होगा। तो अगर अपन स्टेमन की स्ट्रक्चर को पहले ड्रॉ करें तो वहाँ पे एंथर और फिलामेंट सब आ जाते हैं। तो चलिए पहले अपन स्ट्रक्चर को ही समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाई है, यहाँ पे ये जो अपर स्ट्रक्चर है इसको अपन बोलते हैं एंथर।
और ये जो लोअर स्ट्रक्चर है जो इस एंथर को थैलेमस या फिर दूसरे पेटल से अटैच करके रखता है प्लांट के, उसको अपन बोलते हैं फिलामेंट। तो अगर अपन ज़्यादा डिस्कस या फिर ज़्यादा स्टडी में रिटर्न में नहीं जाएंगे, अपन डायरेक्ट एंथर और फिलामेंट की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं सीधा शॉर्ट पॉइंट्स में। अगर अपन एंथर की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का मतलब है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दो सर्कल बनाए हैं, दो सर्कल का मतलब ये है कि एंथर, ये जो फिलामेंट है, या आगे जाके जो एंथर होता है वो दो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है, मान लीजिए लेफ्ट और राइट कंपार्टमेंट में। अब अगर अपन लोब्ड की ही बात करें तो यहाँ पे ईच लोब में दो थीका प्रेजेंट होते हैं। दो थीका के कारण इसको अपन बोलते हैं डाईथीकस। तो यहाँ पे बहुत बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि जो एंथर होता है ये बाइलोब्ड होता है, ये डाईथीकस होता है। तो यहाँ पे दोनों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोब्ड को मान सकते हैं दो कंपार्टमेंट, और उस कंपार्टमेंट के अंदर भी दो रूम की तरह मान सकते हैं। दो एंथर में दो कंपार्टमेंट है और हर एक कंपार्टमेंट में दो रूम है, जिसको अपन थीका बोलते हैं। तो इसलिए अपन इसको डाईथीका भी बोलते हैं। अब अगर अपन यहाँ पे फिलामेंट की बात करते हैं तो फिलामेंट तो यहाँ पे वेरिएबल साइज़ का होता है, अलग अलग प्लांट में वेरिएबल साइजेस का होता है। तो इसमें कोई इसकी ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं आती और ये ज़्यादा यूज़फुल भी नहीं है आगे स्टडी करने के लिए। अब यहीं पे अगर अपन एंथर की बात करें जहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा है, तो एंथर की एक स्ट्रक्चर आती है जो अपन इसको डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हैं। अगर अपन एंथर को यहाँ से कट करें तो अपन जो स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं वो कुछ इस तरीके की आती है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ऐसी ही एक स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में भी दे रखी है। अब जैसे कि मैंने कहा ये दो लोब है, जैसे कि मैंने कहा था ये लोब है जो अपन ने जाना लोब, और इसी लोब के अंदर ये जो दो अलग कंपार्टमेंट, ये जो दो रूम की तरह आप सेपरेशन देख रहे हैं, इसके कारण इसी को अपन बोलते हैं थीका। और इस थीका में कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इन सेल्स को अपन बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजिया। इस माइक्रो स्पोरेंजिया को आप पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन करने के लिए एक ऑर्गन की तरह भी समझ सकते हैं, क्योंकि माइक्रो स्पोरेंजिया में ही पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होता है। और वो कैसे होता है, जब ये एंथर मैच्योर होता है तो ये जो माइक्रो स्पोरेंजिया होता है ये पोलन सैक्स में कन्वर्ट हो जाता है। पोलन सैक का मतलब है ये पोलन को इकट्ठा करके रखता है, अपने अंदर स्टोर करके रखता है। अब अपन समझेंगे कि ये जो पोलन ग्रेन है और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसकी स्ट्रक्चर के अंदर पोलन का प्रोडक्शन कैसे होता है। यहाँ पे अपन ने एंथर का ट्रांसफर सेक्शन का स्ट्रक्चर बना लिया है। अगर अपन एंथर को ऐसे काटेंगे तो अपन को क्या दिखाई देगा, ये अपने पास दो लोब है और ये दो थीका है, और बीच में जो कनेक्टेड कर रखा है इनको, इसको अपन कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ पे 4 लेयर ऑफ सेल से ढका हुआ होता है। तो उन स्ट्रक्चर को अपन जानेंगे क्योंकि वो पोलन ग्रेन के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है। तो वहीं पे एनसीईआरटी में इस तरीके से ही डायग्राम को शो किया गया है। यहाँ पे तो यहाँ पे अपन ने स्ट्रक्चर बना ली है, जहाँ पे अपन देख सकते हैं यहाँ पे 4 लेयर ऑफ सेल्स हैं। और अब इसको कैसे अपन समझेंगे, तो यहाँ पे अपन एक लेयर ये है, सेकंड ये है, तीसरी ये है, और इन लेयर के अंदर ये जो फोर्थ लेयर है जो ठीक इससे अटैच्ड है, इस लेयर, ये 4 अपने पास लेयर होती हैं। और इसके अंदर जो ये जो सेल्स है, इन सेल्स को अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इनको अपन बोलते हैं जिनसे पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है। अब यहीं पे अगर अपन बात करें
तो यहाँ पे जो सबसे आउटर सेल है इसको अपन बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। इसके अंदर जो सेल होती है उसको अपन बोलते हैं एंडोथीसियम। इसके अंदर जो सेल होती है उसको अपन बोलते हैं मिडल लैमिना, मिडल लेयर, सॉरी, इसको अपन बोलते हैं मिडल लेयर। और इसके अंदर ये जो सेल्स होती हैं कुछ, जिसके अंदर अपन न्यूक्लियस को डोमिनेंट शो कर रहे हैं, इसका रीजन होता है कुछ ऐसा, क्योंकि इस लेयर को अपन बोलते हैं टैपिटम, TAPETUM। और ये जो सबसे इनर सेल है जिसको अपन बोलते हैं स्पेशल सेल्स, माइक्रो स्पोर मदर सेल्स। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है और ये 4 लेयर है जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के आउटसाइड होती है। और ये जो पूरी स्ट्रक्चर है इसको अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। अब यहाँ पे अपन इन जितनी भी सेल्स की जो ये जो लेयर्स है इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो अगर अपन बात करें आउटर की जो 3 लेयर है वो जो फंक्शन करती हैं वो करती है प्रोटेक्शन का, और साथ में वो करती है हेल्प करती है एंथर को टू रिलीज द पोलेंस बाय डेहिसेंस। तो यहाँ पे जो आउटर 3 लेयर्स, ये जो 3 लेयर होती है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 लेयर क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। आउटर की 3 जो लेयर्स होती है ये प्रोटेक्शन में और डेहिसेंस में हेल्प करती है। डेहिसेंस में क्या होता है, ये जो एंथर होता है ये ब्रस्ट होता है और इसके बाद जो एंथर होते हैं वो स्कैटर मतलब उड़ जाते हैं, जिससे जर्मिनेशन होता है। तो ये जो आउटर 3 लेयर होती है ये तो प्रोटेक्शन और डेहिसेंस में हेल्प करती है। अब यहीं पे अगर अपन इनर मोस्ट लेयर की बात करें जिसको अपन बोलते हैं टैपिटम, तो टैपिटम का एक स्पेशल फंक्शन होता है। टैपिटम क्या करता है, डेवलपिंग जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको नरिश करता है। तो अपन टैपिटम की प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। टैपिटम का जो पहला फंक्शन होता है वो होता है नरिशमेंट, नरिशमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स को ये नरिशमेंट करता है। और अगर अपन इसकी सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये डेंस साइटोप्लाज्म को कंटेन करता है और साथ में इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं। डेंस साइटोप्लाज्म प्लस मल्टीपल न्यूक्लियस। तो अपन जानते हैं इसका मल्टीपल न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होने का रीजन ये है क्योंकि ये नरिशमेंट करता है पोलन ग्रेन्स को। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैन यू थिंक ऑफ हाउ टैपिटल सेल्स कुड बिकम बाई न्यूक्लिएटेड। तो यहाँ पे अपन जानते हैं यहाँ पे सीधा माइटोसिस होता है और यहाँ पे अपने आप के न्यूक्लियस को बढ़ाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस बढ़ने के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं होता, जिस कंडीशन को अपन बोलते हैं सिनकाइटियम, और वो ही यहाँ पे होता है। और ये होता है इसलिए क्योंकि ये पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट दे सके। अब अपन बात करते हैं जैसे ही जो एंथर होता है, एंथर डेवलप होता है, तो यहाँ पे ये जो सेंटर में जो सेल्स होती हैं इन सेल्स में एक टिश्यू फॉर्मेशन होता है जिसको अपन बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। और ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है ये ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो जरा अपन एक बार रिकैप कर लेते हैं कि वीडियो में अभी तक अपन ने क्या क्या देखा। सबसे पहले अपन ने एंथर के बारे में जाना जो बाइलोड होता है और डाइथिकस होता है। एंथर के अंदर अपन ने माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में जाना जो माइक्रोस्पोरेंजियम 4 लेयर से कवर्ड होता है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टैपिटम। ये जो आउटर की 3 लेयर होती है इनका फंक्शन तो होता है प्रोटेक्शन और हेल्प इन डेहिसेंस। और ये जो मिडल मतलब इनर लेयर होती है टैपिटम, इसका फंक्शन होता है नरिशमेंट ऑफ
पोलन ग्रेन्स एंड इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्मा होता है और मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं। तो ये तो अपन ने बात कर ली। फिर उसके बाद अंदर की जो सेल्स होती हैं जिसको अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये स्पोरोजिनस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये ही टिश्यू पोलन ग्रेन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अपन जान लेते हैं कि कैसे पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो अपन ने इसके आसपास के सारे स्ट्रक्चर के बारे में समझ लिया है। अब अपन जानेंगे कि पोलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो अपन समझ चुके हैं सारी स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब अपन देखते हैं, जैसे ही एंथर मैच्योर होता है तो एंथर मैच्योर होने के साथ जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है जो मैंने अभी लिखा था, उसमें स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती है उसमें मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन मियोटिक डिवीजन होने के कारण ये क्या फॉर्मेशन करते हैं, ये बनाते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब यहाँ पे समझने की बात ये है, अपन जानते हैं जो फीमेल्स में जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही लेस नंबर में होता है, लेकिन जो मेल्स में जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही लार्ज नंबर का होता है, क्योंकि मेल्स गैमेट्स को गैमेट ट्रांसफ़र के टाइम पे मेल गैमेट्स को ही मेल से फीमेल में ट्रांसफ़र होना पड़ता है। तो उसकी एफिशिएंसी या फिर चांसेस बढ़ाने के लिए जो स्पोरोजिनस टिश्यू में जितनी भी सेल्स होती है सबकी सब एबिलिटी रखती है माइक्रोस्पोर मदर सेल होने की। और सभी सेल्स में क्या होता है, मियोटिक डिवीज़न होता है और एक सेल से 4 सेल बनती है। अब उन 4 सेल की अगर अपन प्लॉइडी की बात करते हैं तो चारों की चारों सेल्स हैप्लॉइड होती है और ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स होती है ये होती है डाइप्लॉइड। मियोटिक डिवीजन के बाद ये हैप्लॉइड सेल्स बनाती हैं जिसको अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो ये जो चारों सेल होती है ये एक साथ जुड़ी हुई होती है और ये जो कंडीशन है, जैसे कि ये जो प्रोसेस है जहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हो रहा है मियोसिस के थ्रू, इसको अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो अपन ने पहले भी देखा था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो स्पोरोजिनस टिश्यू में मियोटिक डिवीजन के बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। अब ये टेट्राड में क्या होता है, जैसे जैसे एंथर आगे डिहाइड्रेट होता है, डिहाइड्रेट होने के कारण ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होती है 4 सेल्स होती है, ये सेपरेट होती है और सेपरेट होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाती है पोलन ग्रेन्स में। इनका जो डेवलपमेंट आगे धीरे धीरे होता रहता है उसके कारण ये क्या हो जाती है, आगे पोलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाती है। अब क्या होता है, आगे एक प्रोसेस होता है जो मैंने कहा था डेहिसेंस। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आउटर 3 सेल्स हेल्प करती है डेहिसेंस। तो जैसे ही डेहिसेंस होता है ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये रिलीज़ हो जाते हैं एंथर से, और एंथर से रिलीज़ होने के बाद इनका भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट चलता रहता है और ये फीमेल जो प्लांट और या फिर हम कह सकते हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं। तो अब अपन समझ लेते हैं कि पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्योंकि अपन ने ये तो समझ लिया कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने नहीं समझा। तो अपन पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में भी समझ लेते हैं। अब अपन पोलन ग्रेन के बारे में भी जान लेते हैं। तो पोलन ग्रेन बहुत ही माइक्रो स्ट्रक्चर होती है। अब अगर अपन जैसे मैंने कहा था कि पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं मियोटिक डिवीज़न के बाद, तो जैसे कि यहाँ पे मैं डिविजन्स को शो कर रहा हूँ। ये स्पोरोजिनस टिश्यू में जो सेल है उसमें डिवीज़न हो रहा है और यहाँ पे 4 न्यूक्लियस है, तो इसको अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब जैसे कि मैंने कहा कि एंथर डिहाइड्रेट होता है, डिहाइड्रेट होने के कारण ये चारों सेल सेपरेट हो जाती है और सेपरेट होने के बाद इस तरह की स्ट्रक्चर बनाती है। तो ये एक सिंगल सेल की स्ट्रक्चर है जहाँ पे बीच में है न्यूक्लियस और इसके आउटर साइड में डबल लेयर होती है। अब अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पहले अपन इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर होती है, आउटर को अपन बोलते हैं एक्साइन
और इनर को अपन बोलते हैं इंटाइन। अगर अपन एक्साइन की बात करें तो एक्साइन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। एक्साइन जो होती है वो स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई होती है, स्पोरोपोलिनिन। अगर अपन स्पोरोपोलिनिन की प्रॉपर्टी की बात करें तो स्पोरोपोलिनिन मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, क्योंकि ये जो स्पोरोपोलिनिन होता है ये एसिडिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन, हाईली टेम्परेचर कंडीशन, हर कंडीशन को ये आराम से एक्सेप्ट कर लेता है। इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। साथ में अगर अपन एंजाइम भी डालते हैं इसको डिग्रेड करने के लिए, तो एंजाइम भी इसका कुछ नहीं कर पाता, एंजाइम भी इसको नहीं हरा सकता। तो ये एक्साइन जो होता है ये पोलन ग्रेन की आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर सेल वॉल की तरह ही मान सकते हैं, आउटर लेयर होती है जो पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है। इसी कारण जो फॉसल के थ्रू अपन जानते हैं कि पोलन्स का भी फॉसल्स होते हैं, क्योंकि ये जो एक्साइन होती है ये पोलन ग्रेन को बहुत ही लंबे टाइम तक जिंदा रख सकता है और सेफ रख सकता है। अब यहीं पे अगर अपन एक्साइन की बात करते हैं तो एक्साइन में एक अपर्चर होता है। अपर्चर का मतलब होता है वहाँ पे एक गड्ढे की तरह होता है जिसको अपन बोलते हैं जर्म स्पोर, जर्म पोर्स। ये जो जर्म पोर होता है यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। अब यही एब्सेंट क्यों होगा, क्योंकि अपन जानते हैं अगर पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन करना है तो एक्साइन को तो अपन पेनिट्रेट नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं ऐसा अपर्चर तो होना चाहिए जिसके थ्रू ये जो पोलन ग्रेन है ये मेल गैमेट की तरह काम करे। तो ये जर्म पोर होता है जहाँ से ये अपने मेल गैमेट्स को आगे ट्रांसफ़र कर सकता है और जर्मिनेशन कर सकता है। तो जर्म पोर होते हैं। अब जर्म पोर भी ज़्यादा हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। और ये जो एक्साइन है, मतलब ये जो स्पोरोपोलिनिन की जो एक्साइन की जो स्ट्रक्चर है ये भी अलग अलग तरीके की होती है। तो इसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग अलग प्लांट के पोलन ग्रेन्स को देख के, और ये बहुत सारे की स्ट्रक्चर में होता है। अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखेंगे तो आपको एनसीईआरटी में डायग्राम्स दिए गए हैं कि किस किस तरीके की एक्साइन हो सकती है। अब यहाँ पे अगर अपन इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं जहाँ पे अपन लिखते हैं आई करते हैं ये, तो ये सिंपल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है। तो ये सिंपल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है। और यहाँ पे अब क्या होता है, ये तो अपन ने बात कर ली एक्साइन और इंटाइन के बारे में। अब अगर अपन इसके आगे की स्ट्रक्चर की बात करें कि पोलन में क्या डेवलपमेंट होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, पोलन में क्या होता है, अब न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। न्यूक्लियस के डिवीज़न के बाद दो सेल स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। ये जो बड़ी सेल है अपन देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ी सेल हो चुकी है, यहाँ पे एक छोटी सेल, और ये बीच में सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो चुका है। तो ये जो बड़ी सेल है इसको अपन बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और ये जो स्मॉल सेल है जिसको अपन स्पिंडल शेप्ड सेल भी बोलते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक अच्छा क्वेश्चन है, स्पिंडल शेप्ड सेल जिसको अपन बोलते हैं जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। अब जानने की बात यह है कि ये जो जनरेटिव सेल होती है ये ही मेल गैमेट है। पोलन ग्रेन्स तो मेल गैमेट को कैरी करते हैं और इसके अंदर जो ये जनरेटिव सेल है ये ही में एक्चुअल मेल गैमेट सेल है। और ये जो सेल डिवीज़न हुआ है, मतलब ये जो न्यूक्लियस का डिवीज़न हुआ है ये माइटोटिक डिवीज़न है, मतलब माइटोटिक डिवीज़न, मियोटिक डिवीज़न नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर अपन बात करें 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स की, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स की एक खास बात है कि 60% एंजियोस्पर्म्स में ये जो दो सेल स्ट्रक्चर होती है पोलन ग्रेन की, इसी कंडीशन में जो एंथर होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, मतलब जो पोलन ग्रेन्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं। और अगर अपन बाकी की जो 40% जो लेफ्ट होते हैं उसमें बात करें तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कहा टू सेल स्टेज में रिलीज होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 सेल स्टेज में जो एंथर है वो रिलीज होते हैं, 3 सेल स्टेज। तो 3 सेल स्टेज कैसे आएगी, आगे क्या होता है, ये जो सेल होती है जनरेटिव सेल इसी में वापस डिवीज़न होता है और ये एक जनरेटिव सेल से 2 जनरेटिव सेल बन जाती है। इसके कारण 3 सेल स्टेज आ जाती है।
तो ये तो बात कर ली अपन पोलन ग्रेन्स के सारी चीज़ों के बारे में। अब यहाँ पे अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो पोलन ग्रेन्स की प्रॉपर्टी के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया है। जैसे कि पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, ये जो एलर्जी होती है एलर्जी की तरह भी काम करते हैं। जो अस्थमा और जो जिनके ब्रांकियाइटिस होता है उनके लिए ये एलर्जी के थ्रू काम करता है। जैसे कि पार्थीनियम जो होता है और जो कैरेट ग्रास होते हैं वो इंडिया में इंपोर्ट हो गए थे और ये एक पोलन एलर्जिक की तरह काम कर रहे थे उनके पोलन ग्रेन्स। अब यहीं पर अगर अपन राइस और वीट की वैलिडिटी की बात करें, मतलब पोलन ग्रेन्स रिलीज होने के बाद कितने टाइम तक वायबिलिटी की बात करते हैं अगर अपन, तो राइस और वीट में ये जो वैलिडिटी होती है ये 30 मिनट होती है। इसका मतलब ये है कि पोलन ग्रेन्स एंथर से रिलीज होने के बाद 30 मिनट तक जिंदा रह पाते हैं और 30 मिनट तक उनकी एबिलिटी होती है कि वो जर्मिनेशन शुरू कर सकते हैं। वहीं पे अगर अपन रोसेसी, लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी की फैमिलीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे जो वैलिडिटी होती है वो मैनी मंथ्स तक हो सकती है, मतलब महीनों तक उनकी वायबिलिटी होती है। और ये 3 फैमिलीज़ कौन सी है, रोसेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी। इनकी जो वायबिलिटी होती है वो मंथ्स तक हो सकती है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, एक सेलेक्टेड पेरेंट से पोलेंस को अपन कलेक्ट करते हैं और उसको एक सेलेक्टेड फीमेल में ट्रांसफ़र करते हैं, जिसके कारण अपन को सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स का जो प्रोडक्शन होते हैं, जो वो जायगोट बनता है, वो अपन को डिजायरेबल कैरेक्टर्स दे सकता है। अब यहीं पे एक और पॉइंट आता है जहाँ पे अपन पोलेंस को स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। तो लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है, अपन को जानते हैं लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 196 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि ये जनरल नॉलेज के पॉइंट है और ये आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो आपको ज़रूर याद करने ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि आप ये भूल भी सकते हैं। तो जैसे कि ये 3 फैमिली और ये जो राइस और वीट की वेबिलिटी की मैंने बात की, ये आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ है। और लिक्विड नाइट्रोजन भी रटने वाली चीज़ है, क्योंकि अपन इसको क्रायो प्रिजर्व कर सकते हैं। तो अगर आपने ये पोलन ग्रेन समझ में आया हो कि पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।